ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पहले तो साथियों मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि चंद्रयान सकुशल सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड कर गया। ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है, हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। आज पूरे विश्व में भारत की टेक्नोलॉजी एक अद्भुत प्रभाव स्थापित कर रही है। भारत की उत्तरोत्तर प्रगति हम सब के लिए गौरव की बात है। निस्संदेह हमारे सभी देव परिवार के और गायत्री परिवार के लोगों ने इसके निमित्त आध्यात्मिक ऊर्जा का भी प्रयोग किया। निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। जब एक बहुत बड़ी संख्या में लोग किसी एक उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो यदि उसमें कुछ दिक्कतों की संभावना भी रहती है तो उसमें दैवी शक्ति का संरक्षण मिलता है और वो सारी समस्याएं, सारी बाधाएं मिट जाती है। कुछ ऐसा ही क्रम इस बार संपन्न हुआ। हमारे देश के मूर्धन्य वैज्ञानिकों को ये श्रेय जाता है। देश के 125 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के सभी हमारे भाई बहनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और सारे विश्व वसुधा को सहयोग प्रदान करते रहें। यही भारतीय संस्कृति की रीति नीति रही है। एक और दूसरी बात साथियों की, यहाँ पर मध्य प्रदेश में कार्यक्रम बहुत अच्छे से चल रहा है। इस तरह का पहला कार्यक्रम कि एक 9:30 बजे, फिर एक 12:30 बजे, फिर एक 5 बजे से, और मेहनत वाला तो बहुत है पर आप सबका जप, आप सबका आशीर्वाद, गुरुदेव का संरक्षण, बहुत अच्छे से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कल तो एक दिन में 4 लेक्चर थे, 3 विद्यालयों में और फिर एक शाम को पारिवारिक संगोष्ठी में। तो आश्चर्य भी हो रहा है, प्रसन्नता भी हो रही है कि पूज्य गुरुदेव का काम करने का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है और इतने कम समय में हम लोगों ने यहाँ पे अभी केवल 3 दिन बीते हैं पर 3 दिन में कुल 10 लेक्चर, कुल 11 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं और अभी 3 दिन और सक्रियता से लगना है। तो साथियों, आप सब की उदारता, आप सबका आध्यात्मिक सहयोग, परम पूज्य गुरुदेव का संरक्षण, ये बहुत ही शक्ति प्रदान कर रहा है। चलिए आइए आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करते हैं। आज का जो पहला बिंदु है, महामरण की तैयारी। आप सब लोग हमेशा की तरीके से अधिक लिंक शेयर कर दें। वैसे ये पुस्तक बहुत शानदार है जो हमें आधुनिकता का दर्शन करा रही है और उसके परिणाम का दर्शन करा रही है। कल का अध्याय भी आप लोगों ने सुना ही होगा। आइए आज का प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी, जल एवं वायु से भूलोक पर जीवन गतिशील है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों का भी इसमें महत्वपूर्ण सहयोग है। उनके अनुदान न मिले तो मनुष्य का पुरुषार्थ भी कुछ काम न कर सकेगा और असमय मरने की स्थिति आ जाएगी।
मनुष्य ने जो कुछ भी भौतिक क्षेत्र में उपलब्ध किया है उसमें उसके स्वयं के पुरुषार्थ का कम, प्रकृति की अनुकूलता का अधिक योगदान है। और ऐसा लगता है कि मानव उस सत्य को भुला बैठा है कि संतुलन की हालत में ही प्रकृति से लाभ उठाया जा सकता है। प्रगति की अंधी दौड़ से समस्त वातावरण ही विषाक्त हो उठा है। प्रकृति चक्र का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। बढ़ती विषाक्तता से वायुमंडल की पोषक विशेषता समाप्त होती जा रही है। अगणित प्रकार के संकट उभर रहे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन तथा 32% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का संतुलन माना गया है। यह अनुपात 650 तथा 1 का पड़ता है, पर मनुष्य की अदूरदर्शिता के कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में निरंतर बढ़ती जा रही है। यह सूर्य के प्रकाश तथा विद्यमान विकिरण को अपने में शोषित कर लेती है, पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। फलस्वरूप विश्व का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। अनुमानतः सारे संसार में वार्षिक ईंधन की खपत में 5% की वृद्धि होने से आगामी 10 वर्षों में विश्व के तापक्रम में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हो जाएगी। 1979 में किए गए एक पर्यवेक्षण के अनुसार अकेले राज्य अमेरिका में 14 करोड़ 70 लाख टन कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 करोड़ 50 लाख टन धूलिकण, 3 करोड़ 40 लाख टन सल्फर डाइऑक्साइड, 2 करोड़ 30 लाख टन नाइट्रोजन ऑक्साइड और 3 करोड़ 50 लाख टन हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में फेंके गए। ये विजातीय पदार्थ विभिन्न माध्यमों से विपुल परिमाण में निकलते हैं। उद्योगों की बाढ़ ने गत 3 वर्षों में यह स्थिति और भी विकट बना दी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जितनी भी अनेकों गैसें वायुमंडल में मिलकर विषाक्तता पैदा करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन पर विषैली गैस है जो दहन प्रक्रिया के अंतर्गत ईंधन में कार्बन के पूर्णतः जलने की स्थिति में ऑक्सीकृत होकर पैदा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की उत्पत्ति तेल व कोयला जलाने से होती है। 60% सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन कोयला जलाने से ही होता है। हाइड्रोकार्बन अधजला अवशिष्ट ईंधन से पैदा होता है। ऑटोमोबाइल्स इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार विषैली गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन को अत्यधिक तापमान पर जलाने से होती है। यातायात साधनों तथा भारी उद्योगों से ये पैदा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एक धीमा विष कहा जाता है जो शरीर में प्रवेश करके ऊतकों में विद्यमान जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा में ह्रास उत्पन्न करती है। इससे शारीरिक शिथिलता तथा मानसिक अवसाद की अनुभूति होती है। स्वस्थ व्यक्ति की भी कार्य क्षमता घट जाती है। मानसिक विक्षोभ के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ती है। श्वास तथा स्नायु संबंधी क्रॉनिक रोगों को बढ़ावा देने में इस गैस की प्रमुख भूमिका होती है। सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन तंत्र को उत्तेजित करता तथा उसके सामान्य क्रम में व्यतिरेक उत्पन्न करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड रक्त विकारों तथा बच्चों में इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है। प्रमुख बात तो ये है कि इन सभी विषैली गैसों की भूमिका मनोविकारों को जन्म देने हेतु जितनी उत्तरदायी है, उतनी ही पर्यावरण प्रदूषण संबंधी भूमिका भी उल्लेखनीय है। विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि सन 1950 के बाद संसार का तापक्रम बढ़ने लगा है। इसका कारण वे वायुमंडल में बढ़ते कोहरे को बता रहे हैं।
इस सघन कुहासे के बढ़ने के अनेकों कारण हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, कारखानों की चिमनियों से धूम कोहरे को बढ़ाना, भूगर्भ में आणविक परीक्षण ईंधन का विपुल परिमाण में दहन आदि। हैदराबाद के हुसैन सागर सरोवर की स्थिति तो और भी खराब है। CREBL के डायरेक्टर डॉक्टर PC कामर्त ने सरोवर के जल का परीक्षण करके बताया कि यह जल विभिन्न रसायनों से युक्त, तैलीय, गंदा, दुर्गंध युक्त तथा बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है। डॉक्टर TV केसिंग का तो कहना है कि सरोवर से खतरनाक गैसें निकलने लगी हैं, जिसके कारण चर्म रोग, एलर्जी तथा आंखों में जलन होने लगती है। भोपाल में जल के स्रोत वहां के सरोवर ही हैं, पर अधिकतर सरोवरों की स्थिति दयनीय है। जागरूकता की कमी, अव्यवस्था तथा अस्वच्छता के चलते पूरे शहर का कचरा इन सरोवरों के कचरे का तालाब बनाता जा रहा है। ऐसी ही भयंकर स्थिति कश्मीर के डल और वागिन, मणिपुर के लोकतक, उदयपुर के जयसमंद सरोवर की भी है। वायुमंडल के अतिरिक्त भूमंडल पर विषाक्त रासायनिक तत्वों के घुलते मिलने रहने से उसकी उर्वरता धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। रासायनिक तत्वों से फैलते प्रदूषण के कारण यूरोप का लगभग 40% जमीन अब कृषि योग्य नहीं रही। फ्रांस में 1 करोड़ एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी है। अनुमानतः रेगिस्तान का क्षेत्रफल हर वर्ष संसार में 30,000 एकड़ बढ़ता जा रहा है। एक और संसार की बढ़ती आबादी के लिए अधिक कृषि योग्य भूमि चाहिए। दूसरी ओर कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग प्रदूषण की विषाक्तता के कारण उत्पादन क्षमता गंवाता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अन्न का संकट अगले दिनों और भी गंभीर रूप से प्रस्तुत हो सकता है। जल स्रोतों की स्वच्छता एवं विशेषता अब नष्ट होती जा रही है। झीलों, नदियों में भी वह विष निरंतर घुलता जा रहा है। अछूते समझे जाने वाले सौंदर्य स्थल उनकी चपेट में आ गए हैं। पर्यावरण मंत्रालय के अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल की प्रख्यात झील अब पूर्णतः प्रदूषित हो चुकी है। अब तक यह झील लाखों पर्यटकों के मनोरम पर्यटन केंद्र के रूप में विख्यात थी। झील के जल का अध्ययन करने वाले डॉक्टर SM दास तथा अन्य विशेषज्ञों की आम राय है कि उसमें कॉपर, कोबाल्ट, शीशा, मैग्नीज, जस्ता, सोडियम तथा कैल्शियम जैसे धातुओं का प्राचुर्य है। इसके अतिरिक्त जल में अनेक विषाक्त रासायनिक तत्व तथा जीवाणु पाए गए हैं। प्रदूषण बढ़ने से झील की अधिकांश मछलियां और उनकी प्रजातियां अब दम तोड़ रही हैं। जो जीवित बची हैं वे विषाक्त हैं। मछली को आहार रूप में प्रयुक्त करने वालों के लिए नदियों में बढ़ती विषाक्तता के कारण गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। जापान में क्यूशु द्वीप के पूर्व में मिनीमाता नामक एक नगर है। उस नगर में एक विशाल फैक्ट्री विनाइल क्लोराइड तथा एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रेट नामक रसायनों का निर्माण करती है। कुछ वर्षों पूर्व वहां एक भयंकर महामारी फैली। एक जैसे रोग से ग्रसित होकर बहुत से लोग मरने लगे। आरंभ में रोगी के अंग तथा ओठ शून्य हो जाते तथा 1 सप्ताह बाद स्पर्श बोध की, बोलने सुनने की क्षमता समाप्त हो जाती थी। नेत्र ज्योति भी कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाती। गंभीर यंत्रणा सहते हुए अंततः रोगी मृत्यु का शिकार बन जाता। इस अभिज्ञात रोग से सैकड़ों व्यक्ति मरे, हजारों रुग्ण होकर अपाहिज बन गए। कारण की खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि मिनीमाता खाड़ी की मछलियां फैक्ट्री द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण विषाक्त हो गई। उसमें पारे की मात्रा अत्यधिक पाई गई। तब से खाड़ी में मछली पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया। स्वीडन के 40 क्षेत्रों, फिनलैंड के 5 तथा यूनाइटेड स्टेट के 17 राज्यों में मछली पकड़ने को कानूनन जुर्म घोषित कर दिया। ऐसा मछलियों के भीतर बढ़ती विषाक्तता को देखते हुए करना पड़ा है। लॉस एंजल्स के निकट USA के सबसे बड़ी फैक्ट्री DDT उत्पादक फैक्ट्री है।
फैक्ट्री से निकले कचरे को निकटवर्ती सांता मोनिका नामक खाड़ी में वर्षों से बहाया जाता रहा है। विगत वर्षों में कितने ही व्यक्तियों की अकस्मात मृत्यु हो गई। उनके शवों का परीक्षण करने पर मालूम हुआ कि डीडीटी विषाक्तता युक्त मछलियां खाने के कारण उनकी अकाल मृत्यु हुई है। पोलैंड की सबसे बड़ी नदी जो 664 मील लंबी है, जिसका जल संचार क्षेत्र 75,022 वर्ग मील है, में इतना अधिक प्रदूषण भर गया है कि उसके तटों पर रहने वालों को विभिन्न रोगों का संकट आ खड़ा हुआ है। खनिज उद्योग तथा कागज उद्योग के कारण अपनी सुंदरता के लिए विख्यात ओंटारियो कनाडा की एकिटे लेक अब अपनी सौंदर्य विशेषता गंवा चुकी है। इसी प्रकार अवकाश मनाने वालों द्वारा प्रयुक्त पैसिफिक समुद्र तट का निकटवर्ती क्षेत्र अब तेजी से मरुस्थल में बदलता जा रहा है। अपनी सुंदरता के लिए प्रख्यात टोक्यो अब संसार का सबसे अधिक प्रदूषित नगर है। यहाँ सुरक्षा चौकियों पर ऑक्सीजन के सिलेंडर टंगे रहते हैं ताकि श्वास के लिए युद्ध वायु की कमी पड़ते ही तैनात सिपाही ऑक्सीजन ग्रहण कर सकें। एक सर्वेक्षण अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लंदन में 4 घंटे ट्रैफिक की ड्यूटी संभालने वाले पुलिस कर्मियों के फेफड़े में इतना विष भर जाता है मानो उनने 105 सिगरेट पी ली हो। लंदन के 70% विद्यार्थियों की आम शिकायत आंख, नाक एवं गले के रोगों की है। जब टोक्यो के लोगों से एक चुनाव में पूछा गया कि आप लोगों को सबसे अधिक किस चीज की जरूरत है, तो चारों ओर से एक ही उत्तर मिला, शुद्ध हवा और साफ आकाश की जरूरत है। विचार करके देखिए, हम लोग विदेश जाने के लिए कल्पना करते हैं, विदेश जाने के सपने सजाते हैं, विदेशों की हालत देख लीजिए भैया। अरे अपना हिंदुस्तान भी कुछ दिन में ऐसा ना हो जाए, डर तो इस बात का है। अब हम लोगों को अपनी ओर से कम कोई गलती नहीं करनी है। अब बाकी भगवान की इच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग और सरकारें क्या कर रही हैं, ये तो बड़े स्तर की चीजें हैं, उनके ही हाथ में है। हम लोग केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं और अपनी ओर से ये प्रदूषण का कोई कारण न बने, अपनी ओर से कोई ऐसी बात ना हो, इसी का तो ध्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त और क्या है जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है? विचारणीय है साथियों। कृषि विज्ञानियों का मत है कि पृथ्वी का लगभग 1/3 कृषि क्षेत्र कुछ ही वर्षों के अंदर बेकार हो जाएगा। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में भारत, पाकिस्तान, चीन, पश्चिम एशिया, यूएसए तथा कनाडा प्रमुख है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी का 5वां हिस्सा अर्थात 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूर्णतः सूखने की स्थिति में आ गया है। अनुमानतः 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रतिवर्ष कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त होता जा रहा है। इससे 130 अरब रुपयों की फसल के रूप में क्षति हो रही है। इसका कारण विशेषज्ञ वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को मानते हैं। हरितिमा बादलों को बरसने के लिए आकर्षित करती है, उसके उन्मूलन के कारण पृथ्वी की उर्वरता नष्ट हो रही है। दूसरी ओर वृक्ष प्रदूषण रूपी गरल का पान करके वायुमंडल को दूषित होने से बचाते हैं। उनकी बड़ी संख्या प्रतिवर्ष तंबाकू रूपी विष के उत्पादन में आहुति स्वरूप दी जा रही है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1982 के अनुसार 3,63,000 टन तंबाकू के उत्पादन के लिए भारत में मात्र एक वर्ष में 12,86,000 एकड़ भूमि में विद्यमान जंगलों को वृक्ष विहीन कर दिया गया। हे भगवान! खेत में काटी गई तंबाकू की कच्ची पत्तियों को सुखाने के लिए वृक्षों को ईंधन का ताप देना पड़ता है। विशेषज्ञों का मत है कि 1,000 डिब्बों की सिगरेटों की तंबाकू पकाने के लिए लगभग 100 टन लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जो औसतन 20 बड़े पेड़ों से प्राप्त होती है। प्रतिदिन भारत में 17 करोड़ सिगरेटें तथा 44 करोड़ बीड़ियां बनती हैं। 500 बीड़ी अर्थात सिगरेट के तंबाकू को पकाने में एक पूरा वृक्ष खप जाता है। प्रतिदिन देश में बनने वाली सिगरेट बीड़ियों के पकाने के लिए अनुमानतः 12,20,000 पेड़ों के ईंधन की जरूरत होगी। यह तो मात्र भारत के आंकड़े हैं।
समस्त विश्व में तंबाकू उत्पादन के लिए प्रतिवर्ष एक बड़े भूभाग की हरितिमा नष्ट की जा रही है। प्रदूषण का विषमान करने वाले पेड़ पादपों के घटने तथा निरंतर वायुमंडल में विषाक्तता भरने से अब गंभीर संकट की स्थिति आ खड़ी हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब से कुछ वर्षों बाद सन 2008 तक वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा के कारण भूमंडल का औसत तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक बढ़ जाएगा और ऐसी विनाशकारी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगणित प्रकार के उभरते संकट इस बात का संकेत देते हैं कि यदि मनुष्य ने अपनी अदूरदर्शिता न छोड़ी तो प्रस्तुत संकट और भी गंभीर होंगे तथा महाविभीषिका के रूप में प्रस्तुत होकर समस्त मानव जाति को घुट घुट कर मरने को विवश करेंगे। वस्तुतः यह मनुष्य की स्वयं की आमंत्रित की हुई सामूहिक आत्महत्या ही होगी। अब विचार करके देखिए क्या कहा जाए। ये तो वास्तव में अब इन चीजों की जानकारी नहीं थी हम लोगों को, तो लगता था कि ठीक है चल रहा है, पर ये अपने आप में साथियों बहुत गंभीर बात है। अगला जो विषय है प्रकृति से छेड़छाड़ अब बंद की जाए। मैं समझता हूँ कि अध्याय बड़ा है, आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। इन आंकड़ों को आप हो सके तो फिर से पढ़िए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए। कहीं न कहीं जागरूकता ही वो आधार है, कहीं न कहीं जन जागृति ही वो आधार है जिसके माध्यम से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बाकी तो अब ईश्वर के ही हाथ में है, क्योंकि ये इतनी बड़ी खाई है कि अब मनुष्य के नियंत्रण में संभव नहीं, मनुष्य के वश की बात नहीं कि इसमें सुधार कर सके। वो तो मकर जाले में ऐसा फंस चुका है कि अब तो वो दम तोड़ करके ही वो जाला मानेगा। इसलिए साथियों अब केवल और केवल उस नियंता का ही सहारा है जिसने इस सृष्टि को बनाया है, और कोई रास्ता नजर नहीं आता। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण हम सब करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर करें आज के अध्याय को, ताकि लोगों तक ये बातें पहुंचें। ये बहुत आवश्यक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सिगरेट पीते हैं। वो देखें कि कितना वृक्ष उनके एक सिगरेट के पीछे जल रहा है। ये काम तो हम कर ही सकते हैं। हमारे घर में यदि कोई पी रहा हो तो साथियों अन्यथा तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो 12 करोड़ पेड़ों को जलाने का कारण बने उसे पहले ही जला करके राख कर देना चाहिए। अब अभी तक तो सिगरेट पीने वालों से एक नापसंदी तो थी ही, पर अब वो नापसंदी अब वो घृणा में बदलती जा रही है। इन आंकड़ों को पढ़ने के बाद यदि 1 करोड़ वृक्ष इसलिए जल जा रहे हैं कि एक आदमी सिगरेट पी सके, तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को जला देना ज्यादा अच्छा है। चलिए खैर, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ में केवल इतना ही है कि हम जन जागृति करें। और अपने हाथ में हो भी साथियों तो हिंसा हत्या तो हमारी संस्कृति सिखाती नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसे भी कदम हो सकता है उठाने पड़े, ठीक है ना। क्योंकि राम की प्रकृति नहीं थी युद्ध की, पर रावण के अत्याचार ने युद्ध करने पर विवश किया। उसी प्रकार यदि जन जागरण से समझाने से ये लोग सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ें, तंबाकू न छोड़ें, तो फिर कौन सा रास्ता बचता है? फिर तो एक ही रास्ता है, खुल करके युद्ध, खुल करके प्रतिकार। क्या किया जाएगा? बाकी जैसी प्रभु की इच्छा। हर कदम पर इस क्षेत्र में विवशता ही अनुभव हो रही है। कोई चमत्कार ही हो, कोई भगवान गुरुदेव की कोई शक्ति ऐसी काम करे जो इन सिगरेट पीने वाले, इन बीड़ी पीने वालों की बुद्धि में कोई बात आए। अभी कल हम लोग रास्ते में जा रहे थे, 3-4 लड़के खूब सिगरेट पी रहे थे और खूब आनंद ले रहे थे। वास्तव में देख करके मन दुखी हो गया। ये सिगरेट को जला रहे हैं या
सिगरेट इनको जला रही है। अभी तक तो हम यही समझते थे कि केवल दो ही जल रहे हैं, पर आज ये पता चला कि सिगरेट पीने वाला और सिगरेट के जलने के साथ साथ कितना बड़ा वृक्षों का समूह भी जलाया जा रहा है। अब तो एक ही तरीका है कि अब इन पर तरस नहीं आता, अब इनसे घृणा हो रही है और इन व्यक्तियों को ही जला करके नष्ट कर देना चाहिए। तो ये गैर कानूनी तो है ही, पर मैं बात कह रहा हूं इसलिए साथियों, जो भी सिगरेट पीने वाला मिले उसे जागृत किया जाए, उसे रुक करके समझाया जाए कि भैया आपको पता है ये आंकड़े थोड़ा देखिए और आप कितना समाज का अहित कर रहे हैं, है ना। ठीक है, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। आज के सत्र को विराम देते हैं साथियों। जय राम जी की।